हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 31 एमसीक्यू फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है फिनिश कर दिया है। उसमें मेरे ख्याल से 5 या फिर 6 पार्ट बने हैं। उसमें मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। अब मैं पकड़ने जा रही हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि जो गैस्ट्रो और रेस्पिरेटरी सिस्टम है इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं और क्लिनिकल बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। तो हम पहले ये दोनों करेंगे सिस्टम, उसके बाद हम अगला सिस्टम पकड़ेंगे। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उस लाइक के बटन को ज़रूर दबाना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फेलोज एंड फ्रेंड्स, ताकि मेरे को भी इंकरेजमेंट मिले और मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आती रहूँ। और हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक इलेबोरेट कराना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी टॉपिक्स जो हैं इलेबोरेट किए हुए हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी इन रिलेशन टू वेंटिलेशन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो नेजल कैविटी है उसका वेंटिलेशन से क्या रिलेशन है? ठीक है, वार्मिंग अप इंस्पायर्ड एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमिडिफाई द एयर अप टू 100% सेचुरेशन, रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मटेरियल फ्रॉम एयर, या फिर डिसइंफेक्ट द एयर एंटरिंग इनटू द लंग्स। देखो, जो नेजल कैविटी है उसका वेंटिलेशन से क्या है रिलेशन? दैट इज ह्यूमिडिफाई द एयर अप टू 100% सेचुरेशन, क्योंकि अगर ये ह्यूमिडिफाई करेगा तो वो जो एयर है हमें जाके अंदर इरिटेशन नहीं करेगी। तो वेंटिलेट नेजल कैविटी जो है हमारी, वो इसीलिए आपने देखा होगा थोड़ी मॉइस्चराइज्ड होती है, मॉडिफाइड करती है एयर को जो अंदर जाती है, ताकि अंदर ड्राइनेस ना हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। द क्लाइंट इज एडमिटेड विद सस्पेक्टेड एटिलेक्टेसिस, एटिलेक्टेसिस है उसको, सस्पेक्टेड है। विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स एक्सेप्ट टू आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ क्लाइंट? देखो, नर्स कौन सी ऐसा इंडिकेटर जो है एक्सपेक्ट करेगी कि वो क्लाइंट से मिलेगा उसे ड्यूरिंग असेसमेंट? स्लो एंड डीप रेस्पिरेशन, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, अ ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ, अ नॉर्मल ऑरल टेम्परेचर। सो देखो, एटिलेक्टेसिस है क्या? इसमें क्या होता है, इन दिस कंडीशन जो एल्वियोलाई है, जो हमारे एल्वियोलाई हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेथ साउंड है वो डिमिनिश्ड हो जाती है। तो पेशेंट में हमें डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड देखने को मिलेगी जब जो नर्स है उसकी असेसमेंट करेगी। तो एटिलेक्टेसिस क्या होता है? क्या है? एल्वियोलाई की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिससे डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग डज द नर्स एक्सपेक्ट इन अ पेशेंट विद एम्फाइसीमा? तो इसमें से कौन सी जो है फाइंडिंग जो है पेशेंट में देखने को मिलेगी जिसको एम्फाइसीमा है? प्लूरेंट स्पूटम, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, जर्नलाइज्ड एडीमा, या फिर डल चेस्ट पेन? सो एम्फाइसीमा वाले पेशेंट में भी हमें डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड देखने को मिलती है, क्योंकि एक ऐसी लंग डिसीज है जो कि इररिवर्सिबल है। क्या है? इररिवर्सिबल है और प्रोग्रेसिव है। आगे आगे ये कंडीशन और ज़्यादा दिक्कत दे जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है और रिड्यूस हो जाता है एयर फ्लो हमारे लंग्स में। क्या हो जाती है? एक तो इन्फ्लामेशन होती है और क्या हो जाता है, जो एयर है उसका फ्लो हमारे लंग्स में कम हो जाता है। तो इसमें भी क्या देखने को मिलता है हमें? डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपिरेशन इज कॉल्ड। वो उसको क्या बोला जाता है जब हमारे लंग में हम मैक्सिमम एक्सपिरेशन करते हैं और जो एयर अंदर रह जाती है? टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, या फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? सो उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ एयर होता है जो कि पर्सन इनहेल करता है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। और टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना होता है? 150 ml। याद रखना, ये कौन सा वॉल्यूम होता है जो पर्सन नॉर्मल ब्रीदिंग में इनहेल करता है। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ये वो वाला अमाउंट ऑफ एयर है जो कि पर्सन के अंदर रहती है। पूरा लंग जब है एक्सेलेशन हो जाती है, एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन हो जाती है। रेजिडुअल वॉल्यूम जो अंदर रहती है ये होती है 1200 ml, दैट इज 1200 ml। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडिशनल एयर दैट कैन बी ड्रॉन इनटू द लंग्स। जितना अमाउंट ऑफ एडिशनल एयर हम, एक तो हमारी नॉर्मल एयर है, ठीक है, हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, पर अगर हमें ज़्यादा नॉर्मली नहीं कर रहे, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो जो वो एक्स्ट्रा एयर है वो कितनी अंदर आ सकती है? दैट इज़ 1100 ml। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? जो हम एक्सपेल आउट कर सकते हैं फ्रॉम लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपिरेशन।
सो नेक्स्ट है, ए पेशेंट विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज बीइंग टेस्टेड फॉर लंग कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट विल बी मोस्ट कॉन्क्लूसिव। तो एक पेशेंट है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, हम उसका लंग कैंसर जो है डिटेक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे जो कंक्लूजन बताएगा? चेस्ट एक्सरे, MRI, स्पूटम कल्चर या फिर बायोप्सी। सो ऑब्वियसली बायोप्सी करेंगे हम उसके लंग्स की, ताकि हमें कैंसरस सेल्स के बारे में पता चल पाए, उसके उस लंग्स के छोटे से सेल्स के पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द बायोप्सी नीडल। सो नेक्स्ट है, अ क्लाइंट कम्स टू अ क्लिनिक विद द नोज ब्लीडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। एपिस्टेक्सिस हुआ है एक पेशेंट को, नोज ब्लीडिंग को क्या कहते हैं? एपिस्टेक्सिस। वो क्लिनिक में आए तो कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो है उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेंगी? सिट अप विद योर हेड टिल्ट फॉरवर्ड, बैठो और जो अपना हेड है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके आओ। लाई डाउन एंड टिल्ट योर हेड बैकवर्ड, लेट जाओ और अपना बैकवर्ड करो हेड को। सिट अप एंड लीन फॉरवर्ड, बैकवर्ड सॉरी, सिट अप सेट अप मतलब कि बैठ जाओ और अपना जो हेड है वो पीछे को करो। ले डाउन टिल योर हेड ऑन वन साइड, और लेट के एक साइड को अपना हेड कर लो। तो इसमें से जो करेक्ट है वो है सिट अप विद द हेड टिल्ट फॉरवर्ड, क्योंकि सबसे पहली बात तो अगर वो बैठेगा उसका लंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। दूसरा बात, जब वो अपना हेड को टिल्ट करेगा फॉरवर्ड तो जितनी भी ब्लीडिंग होगी उसके एस्पिरेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कम होंगे। सो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम हेड टिल्ट फॉरवर्ड कराते हैं और सिटअप से उसको कंफर्ट में वो रहता है। लेट के भी एस्पिरेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हम उसे बैठने को ही कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which among of the following is necessary for the maintenance of fluid balance in the patient with ARDS? ARDS क्या होता है? Acute Respiratory Distress Syndrome। तो कौन सी जो है necessary maintenance है fluid balance की इस patient में? Hydration using hypertonic solution, provide humidifier oxygen, fluid restriction and diuretics and daily electrolyte monitoring। देखियो acute respiratory distress है और उसका fluid balance करना है हमें, तो हम कौन सी necessary maintenance करेंगे? Obviously हम क्या करेंगे? Fluid restrictions एंड डायूरेटिक्स उसे देंगे, बिकॉज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जब उसका फ्लूइड है वो रिटेंशन होने लग जाती है उसके फ्लूइड के, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे कि अपना फ्लूइड जो है वो रिस्ट्रिक्ट करो, फ्लूइड नहीं लेना है, और डायूरेटिक्स उसको देंगे ताकि वो फ्लूइड जो रिटेन है वो भी बाहर उसका निकल जाए। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में इसमें से कौन सा साइन नहीं है जो दिखाता है कि उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है? साइनोसिस, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग, एक्सटर्नल रिट्रैक्शन, रेस्पिरेटरी रेट वेरी अकॉर्डिंग टू न्यूबॉर्न एक्टिविटी। सो रेस्पिरेटरी रेट वेरी अकॉर्डिंग टू न्यूबॉर्न एक्टिविटी जो है वो साइन नहीं है, क्योंकि न्यूबॉर्न्स में तो वैसे भी वो जैसी एक्टिविटी करते हैं उस हिसाब से उनका रेस्पिरेटरी रेट वेरी करता है। बाकी सारी जो है वो साइंस होती हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर एयरवे इलनेस दैट रिजल्ट फ्रॉम स्वेलिंग ऑफ एपिग्लोटाइटिस एंड लेरिंग्स इज ब्रॉडली कॉल्ड। एक अपर एयरवे इलनेस हुई है जिसमें एपिग्लोटिस और लेरिंग्स की जो है स्वेलिंग हो गई है, तो उसको क्या बोलेंगे? मीजल्स, रोबेला, क्रूप और वूफिंग कफ। तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रूप। इसको क्या और भी बोला जाता है? इसको बोला जाता है लरेंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। क्या बोला जाता है? लरेंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको अपर एयरवे इन्फेक्शन भी कहा जाता है, और ये मोस्टली किससे होता है? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से हो जाता है ये, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है एयरवे की, जिससे बार्किंग कफ, लाइक बार्किंग समझ रहे हो ना, ऐसे भाव भाव करने वाली कफ सुनाई देती है। तो क्रूप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लेरेंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज अ नर्सिंग एक्शन विच लिमिट हाइपोक्सिया देन सक्शनिंग ऑफ क्लाइंट एयरवे। ठीक है, कौन सा नर्सिंग एक्शन जो है वो हाइपोक्सिया को लिमिट कर सकता है व्हेन सक्शनिंग कर रहे हैं हम क्लाइंट के एयरवे की? अप्लाई सक्शन आफ्टर only after catheter is insert, limit suctioning with the catheter to half a minute, lubricate the catheter with saline before insertion, use a sterile suction catheter for each suctioning episode। तो देखो
जब भी सक्शन करना होता है तभी सक्शन अप्लाई करते हैं जब कैथेटर जो है वो प्रॉपरली इंसर्ट हो चुका है, और मैक्सिमम 10 सेकेंड्स के लिए ही हम सक्शनिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज डू सक्शनिंग जब कैथेटर जो है प्रॉपरली इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। हाफ मिनट के लिए तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। लुब्रिकेट नहीं करना हमें सलाइन से। दूसरा, स्टराइल सक्शन कैथेटर फॉर ईच सक्शन, नो, उसको हम इंसर्ट जब हो गया कैथेटर तभी हम सक्शनिंग करते हैं। सो ये थे कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए विद योर फेलो एंड फ्रेंड्स। एंड मैं फिर से एक वीडियो डाल दूंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई डिसीज़ कंडीशन के बारे में समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।